हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हटके। आज कॉल इन डे है, आपकी बात सुनी जाएगी और आपकी बात पर ही हम तज्जिया करेंगे। अली हैदर हैं कराची से सबसे पहले हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम अली हैदर। वालेकुम सर। जी फरमाइए बॉस। जी सर, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन अपनी सेंसर ना हो जाए आपके चैनल पे। तो सर आपका ये कहना जरूरी नहीं होता, आप कह दिया करें वो तो बात की बात है कि शुरू करेंगे तो आप तो मतलब पक्का सेंसर हो आप हमें तो कम वार्न करते हो, यानी पैमरा को पहले बता रहे हो कि हाँ जी मैं को ऐसी बात करूंगा। खैर एनीवे नहीं, वो सर थोड़ी ज़ाहिर नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड बात हो जाती है तो हाँ थोड़ा डिस्क्लेमर करना पड़ता है। जी सर मैं ये पूछ रहा था कि हमारे मुल्क के दिफाई इदारे हैं सर, वो जो बिजनेस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं जिस तरह की आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट इदारा है, तो सर ये इदारा जो मुख्तलिफ कंपनी है जैसे अस्करी इंश्योरेंस, अस्करी बैंक है, फौजी फर्टिलाइजर वगैरह, सर इसके लिए जो सीड मनी है ये क्या डिफेंस बजट में से लेते हैं? क्योंकि जाहिर है स्टार्ट करने के लिए जो सीड वो कहाँ से प्रोसीड उसकी आती है और उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है, जो प्रॉफिट्स है, वो फिर आगे जाके कहाँ कंज्यूम करते हैं? क्या वो फैमिलीज में होती है रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स की, या उसकी क्या उसका डिफेंस बजट किसके अंदर से प्रोविजन होता है, या एक जैसे आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट के अंदर बहुत कंपनीज हैं, उनके मुख्तलिफ पोर्टफोलियोज हैं और वो बिजनेस रन करते हैं, उसकी प्रोसीड से वो आगे अपने रिटायर्ड ऑफिसर्स को और हाजिर सर्विस लोगों को मतलब जो वर्क्स हैं वो पूरे करते हैं। तो आप लोग अपने बारे में जाती राय में आप लोगों तीनों की जानना चाहता हूँ कि आपके ख्याल में क्या किसी भी मुल्क में आर्म फोर्सेस को बिजनेस रन करना चाहिए, या आप लोग अपनी राय दीजिएगा जरा। नहीं करना चाहिए, लेकिन ये होता है और इसकी मैं 2-3 मिसालें दे देता हूँ। जैसे इजिप्ट है वहाँ ये है कि चाइना, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया, पाकिस्तान है, और अगर हम ईरान में पासदारान को ले लें वो तो पूरी पैरेलल इकोनॉमी है। एजेंट है मेरा ख्याल है, ताइवान में वो सॉरी थाईलैंड में भी है, थाईलैंड में भी। इकोनॉमिक टर्म्स में एक टर्म इस्तेमाल की जाती है जिसको कहते हैं क्राउडिंग आउट। अब इस पर भी जाहिर है कि वन साइज फिट्स ऑल टाइप चीज़ नहीं है। डिफरेंट सिचुएशंस में इसको डिफरेंटली भी आप ले जा सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब हम स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस की बात करते हैं, तो अगर फॉर एग्जांपल कोई स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज या स्टेट लिंक्ड एंटरप्राइज प्राइवेट सेक्टर में आती है तो एक हमेशा ख़तरा होता है कि प्राइवेट सेक्टर के लिए जगह कम हो जाती है। इसको कहते हैं क्राउडिंग आउट, बिकॉज ये एक होता है कि क्या प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिल रही है, या वो जो चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं यूजुअल प्राइवेट बिजनेस पर क्या वो यहाँ पर अप्लाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे। लेकिन अगेन आई थिंक बेसिकली इन्होंने जिन ऑर्गेनाइजेशंस की मिसाल दी है, या फॉर एग्जांपल FW है या वेलफेयर ट्रस्ट वगैरह, इनका कुछ तय नहीं है कि क्या ये प्योरली प्राइवेट सेक्टर की तरह इनको ट्रीट किया जाता है या सेमी प्राइवेट सेक्टर है या क्या है। कोई दरमियानी शक्ल जो है वो ये है। टैक्सेशन के मामला जहाँ तक होते हैं, या इन्वेस्टमेंट का या कॉन्ट्रैक्ट्स का जहाँ तक मसला होता है, या जब लिटिगेशन की बात आती है तो वहाँ उलझाव पैदा हो जाता है कि क्या ये प्राइवेट सेक्टर एंटिटीज हैं या इनको किस खाते में रखना चाहिए। 2-3 चीज़ें कन्फ्यूजन है। जहाँ तक आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट का है तो क्लियर कट उसका ये होता है कि वो शहीद या रिटायर्ड या सर्विंग जो है उनकी फैमिलीज़ के लिए, ऑफिसर्स के लिए, वो आर्म फोर्सेस के वो जो है उनके बेनिफिट के लिए काम करती है। जहाँ तक ज़ाहिर है बैंक्स का सिलसिला या DHAs हैं, या DHAs हैं फॉर दैट मैटर। DHAs भी इनिशियली प्रेमिस यही था कि जो ऑफिसर्स हैं उनकी फैमिलीज़ के लिए, ऑफिसर्स के लिए एक अच्छी हाउसिंग। नहीं, लेकिन DHA बाय डेफिनेशन प्राइवेट सेक्टर में आएगी। अब प्राइवेट हो गया है। नहीं, कैसे हो गया? इसलिए कि DHAs जो हैं वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत वो बनाई गई हैं, ठीक है, तो फिर प्राइवेट सेक्टर तो ना हुआ ना। नहीं, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत ही बनाई उस तरह नहीं गई। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत रेगुलराइज हुई एक आध जगह जब ज़रा कंट्रोवर्सी हुई थी, जैसे DHA इस्लामाबाद है उसमें भी पार्लियामेंट में उसके बारे में आया। लेकिन ये है कि मेरा ख्याल है क्लियर नहीं है। हाँ, ग्रे एरिया आ जाते हैं। आई मीन अगेन अगर वैसे FWO की बात की, ठीक है, तो जैसे कॉन्ट्रैक्ट या टेंडर्स अवार्ड होते हैं, अच्छा उनका काम भी काफ़ी लेवल का भी होता है, यू नो, लेकिन ये बात आ जाती है कि
अगेन वही है कि ग्रे एरिया आ जाता है। इस पे जाहिर है कि एक स्टडी हुई थी, आयशा सिद्दीकी ने की थी, मिलिट्री इनकॉर्पोरेशन, लेकिन वो भी जो आर्मी प्रो आर्मी हल्के हैं वो कहते हैं कि ये भी बायस्ड है। तो फिर अगर जो बायस नहीं है तो वो स्टडी क्या है, उसकी भी असल में देखें, जब तक फ़ौज का बजट सामने नहीं आएगा तो हमें ये चीज़ें नहीं पता लगेंगी। हमें अभी तक सिर्फ ये पता है कि जो पेंशन्स हैं वो सिविलियन बजट में मुशर्रफ ने डाल दी थी, लिहाजा वो वहाँ से जाती हैं, बाकी जो है फ़ौज के बजट में होता है। लेकिन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ज़रूर है कि जो कमर्शियल एक्टिविटी है उसकी जो सीड मनी है क्या वो डिफेंस बजट से आ रही है? जैसे FWA क्लियर कट वो क्या है, सब्सिडरी है, प्राइवेट है, क्या है? चलिए, लेकिन इंटरेस्टिंग पॉइंट, हम इसको देखेंगे और पता भी करेंगे कि क्या है। मोहम्मद शाहिद सिद्दीकी साहब हैं कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी भाई, कैसे हैं आप लोग? अल्लाह का शुक्र। पहले तो आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोगों का वाहिद चैनल है जिसने, मैंने आज से 3 साल पहले ये प्लास्टिक बैग्स वाला इशू उठाया था और आप लोग उस पर प्रॉपर कैंपेन चला रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। ये इस मुल्क के लिए, हमारे शहर के लिए बहुत शुक्रिया जी। प्लास्टिक बैग नहीं, थैंक यू जी, बिल्कुल बहुत बड़ा मसला है। नंबर 2 जो मैंने आज बात करनी है, ये जो स्ट्रीट क्राइम्स, ये जो हमारे शहर में स्पेशली हर महीने, हर 3 महीने बाद, आई थिंक क्वार्टरली, CPLC एक लिस्ट निकालती है, वो आइडेंटिफाई करती है एरियाज को कि जहाँ पे स्ट्रीट क्राइम्स जो हैं बहुत ज्यादा होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊँ, ये बलोच कॉलोनी, शारा फैसल पे, हसन स्क्वायर, डिफरेंट एरियाज में। अच्छा, मैं खुद अभी रिसेंटली लुटा हूँ बलोच कॉलोनी के ब्रिज के बिल्कुल नीचे, मेन जो रश आवर्स होते हैं उस वक्त। अच्छा। जब सबको मालूम है, आइडेंटिफाई हुआ है, CPLC की एडवाइजरी आती है कि इन एरियाज पे लूटा मारी होती है, फिर भी क्या प्रोटेक्शन है वहाँ पे? मतलब हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं वो एक वाटर टैंक से असला निकाल लेते हैं ट्रक भर के, लेकिन जब ये आइडेंटिफाई हुए में ये पॉकेट्स जो हैं जहाँ पे सारी चीज़ें होती हैं, वहाँ पे क्यों नहीं हम कोई ऐसे प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हैं, वहाँ पे डिप्लॉय करते हैं प्रॉपर फोर्स को कि ये ख़त्म करें? अब तो वैसे ये हो गया है कि हर गली में लूट रहे हैं, कोई रिपोर्ट तो होती नहीं है, बेचारे लोग डर के FIR भी नहीं कटवा देंगे, पुलिस का बिहेवियर ऐसा होता है। तो हो क्या रहा है? आप बुलाएंगे अभी किसी IG को, इंटीरियर मिनिस्टर कौन है इनका पता नहीं आजकल, आप वो आएंगे, वो साफ नहीं, हम काम कर रहे हैं, जो पिछले लास्ट 1 डिकेड से हो रहा है ये काम कर रहे हैं, हुआ कुछ नहीं है। वैसे ही लुटते हैं कराची वाले, हर चीज, अपनी पर्सनल बिलोंगिंग्स जो है कीमती, वो लूट जाती हैं और कोई कुछ एक्शन नहीं होता है। क्या होगा? ये सारी जिंदगी ऐसे ही चलता रहेगा? इस पर आप लोगों की राय चाहिए। बुलाएं इनको, IG साहब को, जो SSP हैं, CPLC वालों को। ठीक है, आपकी राय आ गई। ये अच्छा, यहाँ से हम शुरुआत करते हैं कि CPLC से कांटेक्ट करके एक दफ़ा क्वांटम ऑफ स्ट्रीट क्राइम्स के क्या वो बढ़ रहा है, उसकी ट्रेजेक्टरी क्या है, और ये जो, लेकिन ये जो कह रहे हैं ना गली गली, ये थोड़ी सी मुबालगा आ रही है। अगर कंपैरिजन किया जाए तो हालात नहीं, लेकिन पता है स्ट्रीट क्राइम दोबारा पिकअप हो रहा है, ये जरूर है। लेकिन वो वाली सिचुएशन 2013-14 में वो तो नहीं है, उसमें तो और वायलेंस था ना। लेकिन जो इन्होंने किया है वो करना, कम से कम CPLC के पास रिकॉर्ड होगा ना, तो हमें ये बता वैसे नहीं है। कम से कम अगर हफ्ते के दिन का जो शो होता है उस पे हम कर सकते हैं। दूसरा ये आप कह रहे कि गली गली भाई जो लुटता है ना, उसको यही नजर आता है कि गली गली हो रहा है पूरी दुनिया। आप पूछेंगे मुबश्शिर भाई का फोन कितनी दफा छीना? हाँ, फोन, शनाख्ती कार्ड, बाकी बैंक के। मेरा बड़ापन है कि मैं नहीं बता रहा कि मैं कितनी बार लुटा हूँ। ये भी है, सही बात है। कितनी 3310 आपका तो 3310 वापस कर देता होगा सर। यार वो कैसा डाकू होगा जो 3310 तक नहीं छोड़ता? वो ऐसे हद है यार, हद है बिल्कुल। ये फिर चोरी तो ना हुई ना, ये मतलब ये स्नैचिंग तो नहीं हुई। अब देखो यार, ठीक है, ब्रेक का टाइम आ गया है, ब्रेक में हम ये बातें करते हैं, वक्फा ले लें। वेलकम बैक जी, और मैं अगले कॉलर हैं नदीम जैदी साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो मुझे, अच्छा नदीम जैदी साहब नहीं है, रहील अशर साहब हैं और वो भी कराची से। अस्सलाम वालेकुम रहील साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, अभी आप लोग थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था DHA के हवाले से बात कर रहे थे, उसमें एक छोटी सी मैं गुजारिश पेश करूंगा कि मैं खुद DHA डिफेंस फेज 1 कराची में रहता हूँ 1970 से। पहले ये होती थी डिफेंस हाउसिंग
सोसाइटी जी बिल्कुल। और इसमें मेंबर्स होते थे, मेरे वालिद भी 3 साल यहाँ के इलेक्टेड मेंबर रहे हैं। 5-6 हज़ार मेंबर्स होते थे, फिर वो बढ़ते गए। वो हर साल इलेक्शन होता था और आप तो वो मेंबर्स को गवर्निंग बॉडी और सेक्रेटरीज और उनको इलेक्ट करते थे और 3 महीने बाद मीटिंग होती है। 1980 में ज़ियाउल साहब ने इनको एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के जरिए डिफेंस सोसाइटी को अथॉरिटी में कन्वर्ट कर दिया। जब 8वीं तरमीम पास हुई 1985 में तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल कवर दे दिया। हम लोग हाई कोर्ट में गए 1989 से लेकर 92 तक, 93-94 में कुछ नहीं हो सका। फिर जब ये 18 अमेंडमेंट पास होने लगी उस वक्त हमारे हल्के से MPN के MNA MPA थे, उनको हमने अब जाके मीटिंग की कोशिश कर रहे हैं तो उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए थे कि जी ये हम यहाँ कुछ नहीं कर सकते। ये जो आप लोग बात कर रहे थे इसकी कर रहा था। एक दूसरी बात मैं करूँगा कि छोटी सी बात है, थोड़ा सा दुख अफसोस हुआ मुझे अपना पर्सनल आपके प्रोग्राम से। 5 जुलाई को मेरी कॉल थी, आप लोगों से बात हुई, नेक्स्ट डे यूट्यूब पे आती है वो कॉल, मेरी पहली कॉल थी, वो कॉल नहीं थी। अच्छा। हो सकता है कोई टेक्निकल रीजन हो। फिर 12 जुलाई को मेरी कॉल हुई, यहाँ जो कॉल उठा तो उन्होंने कहा जी आप क्या क्वेश्चन करेंगे, मैंने बता दिया। उन्होंने कहा थोड़ी देर होल्ड कराया, फिर कहने का जी माजरत हम आपकी कॉल थ्रू नहीं कर सकते। ये कब हुआ था? वो थोड़ा नहीं, ये 12 जुलाई को मेरे साथ हुआ था। वी हैव द नॉलेज ऑफ इट और इसीलिए आप बात भी कर रहे हैं कि हमारे यहाँ कोई ऐसा नहीं होता, लेकिन वो शायद किसी और ने उठा के तो वो वो मुझे थोड़ा सा महसूस हुआ। मैंने कहा आप तो कॉल करते रहते हैं सर, आप क्योंकि रेगुलर कॉलर हैं तो अच्छा, जहाँ तक ये सॉरी मेरा ख्याल है कि शायद आपने पोस्ट भी किया था ये जो यूट्यूब पे कॉल नहीं आई थी, इस तरह की 2-3 एग्जैक्टली मैंने पोस्ट भी किया था। ये नहीं आई थी। हाँ, चूंकि देखें मैंने एक तो अपने लैपटॉप पे जब से 28 दिसंबर से मेरी कॉल आ रही है, मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ, हर वीक की जो कॉल होती है मैं उसमें सेव कर लेता हूँ। गुड। इस तरह की चले जी आपकी जो कॉल यूट्यूब पे नहीं आई थी वो कोई मुझे सही तो याद नहीं, लेकिन वो कोई ऐसी कंट्रोवर्शियल बात भी नहीं थी कि वो काटी जाए। नहीं, मुझे पता है मैं कंट्रोवर्शियल नहीं, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करूंगा, उसके बाद थोड़ा सा हमने पता करने की भी कोशिश की, क्योंकि सिर्फ आपकी नहीं 2-3 और लोगों की भी इसमें कंप्लेंट आई थी। ये तो टेक्निकल टेक्निकल नहीं है, आपको बता रहे हैं क्या हुआ है ना। होता ये है कि हमारा प्रोग्राम अगर यहाँ पे 40 मिनट का हो रहा है या 45 मिनट का हो रहा है तो जो YouTube पे जाता है वो थोड़ा सा शॉर्ट जाता है, क्योंकि जब हमारा प्रोग्राम कोई लॉजिक नहीं है। हाँ, मुझे भी, क्योंकि YouTube में कौन सी आपकी कोई टाइम लिमिटेशन है ना यार, तो ये बात हमें समझ में नहीं आ रही, लेकिन बहरहाल इसको रेक्टिफाई करने की भी कोशिश करेंगे। किसी भी की भी कॉल कटनी नहीं चाहिए, क्योंकि जाहिर है जब आप लोग फोन करते हैं, देखिए आप लोगों का प्रोग्राम का नाम है जरा हटके और ये वाकई जरा हटके है, क्योंकि जितने चैनल ऑन एयर हैं कोई लाइव कॉल नहीं लेते किसी की भी, और इसमें हम अपनी दिल की बात कर देते हैं। देखिए अपने मसाइल भी करते हैं, शहर के भी करते हैं, मुल्क के भी करते हैं, और एक कट ऑफ लाइन है, हमें पता है कि जी उससे आगे नहीं जाना है कि किसके लिए। नहीं, ऐसा होता भी नहीं है। और आप हमेशा रीजनेबल बात करते हैं, सिविक प्रॉब्लम्स की तरफ आपने तवज्जो दिलाई, सारा कुछ वो करके वी स्टिल रिमेंबर यू। तो वो जो भी हुआ था वो हमने रेक्टिफाई कर लिया था, दैट इज व्हाई यू आर बैक इन द प्रोग्राम। सॉरी फॉर व्हाटएवर। नहीं, सॉरी की जरूरत नहीं, बस अंडरस्टैंडिंग होती है। आखिरी एक बात करूंगा, मुझे ये हमारे मैं रहता हूँ क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड होता है, पिछले वीक मुझे इतना दुख अफसोस हुआ कि यहाँ के जो लोग थे वो ये जो हमारे स्ट्रीट में आवारा कुत्ते फिरते उनको गोली मार रहे थे। मैं उनको रोक के बोला कि यार मैंने उनको एक दिया, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ऐसे कुत्तों को पकड़ के ले जाती है। मैंने कहा यार ये बेजबान है, इनको गोली ना मारे। तो जो बंदा फायर कर रहा था उससे जिस किस्म की मुझसे बात की, तो मेरा बेटा मुझे घर के अंदर ले आया कि छोड़े जी आप इनके मुंह लग रहे हैं, छोड़िए। कि तो बड़ा दुख अफसोस हुआ कि भाई चले है तो वो जानदार ही चीज ना, सही बात है, दिमाग पे उसके सर पे इस तरह गोली मारना बड़ा दुख और अफसोस हो रहा था कि जी किस तरह वो पकड़ के गोली मार रहे हैं। फिर हमने उनको भेजा भी कि जी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो आती है कुत्तों को पकड़ के ले जाती है। तो ये सारी बात थी। बहुत शुक्रिया जी, आपने जो मेरी दिल की बात थी वो आज कर दी, और मेरे साथ जो थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो दूर कर दी थी। वो क्या प्राइवेट सिटीजन थे या हुकूमत की तरफ? नहीं, सीबीसी के थे। अच्छा। असल में राहिल साहब हमारे यहाँ हम जो है ना मक्खी को भी तोप से मारने की कोशिश करते हैं। हमारे ये मिजाज बन गया कि कहीं भी अखबार में खबर लग गई या कुछ आ गया कि इस जगह आवारा कुत्ते ज़्यादा हो गए तो अगले दिन आवारा कुत्तों की बात कर रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में जो झीलें हैं वहाँ ऐसी अक्सर वारदातें होती हैं कि डायनामाइट लगा के झील में और मछलियाँ जो है डायनामाइट फिशिंग। वो तो यार चलो कम से कम, मतलब मैं नहीं कह रहा कि अच्छी बात है, वो तो फिशिंग है यहाँ तो, मतलब ये तो पेस्ट कंट्रोल की तरह से बर्बाद हो जाता है। हाँ, झील तो तबाह हो जाती है। सही बात है। वसीम शेख साहब हैं कोयटा से, अस्सलाम वालेकुम जी।
वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं सब? मेरा सलाम आप सबको। बहुत शौक से मैं आपका प्रोग्राम देखता हूँ। बड़ी मेहरबानी। और कॉल करने का मकसद एक था, एक तो मेरी कॉल आपके प्रोग्राम में चल जाएगी, और जिन ताकतों के हवाले से मैं बात करना चाह रहा हूँ वो बगौर आपका प्रोग्राम सुनती हैं। मेरी रिक्वेस्ट है उन ताकतों से जो इस मुल्क से 70 साल से जो खेल खेल रही है, मैं अपील करता हूँ शहरी होने की हैसियत से तो खुदारा इस खेल को बंद करें। इस खेल में हमने आधा पाकिस्तान गंवा दिया। फिरका वारियत, लसानियत और जिस तरह की परेशानी हमने देखी, और अब भी ये बात नहीं आ रही। तो इन ताकतों से मेरी दरख्वास्त है, खुदा के लिए अपना काम करें और जो काम दूसरों के करने को उनको करने दें। इस मुल्क पे रहम करें, इस मुल्क के 22 करोड़ आवाम पे रहम। ठीक है वसीम भाई, बिल्कुल बहुत से लोगों की ऐसी राय सामने आती है जो ये कहते हैं, भी बार बार यही गुजारिश करते हैं कि हर इदारा अपने अगर हम समेत मीडिया समेत भी हर इदारा उस काम पे फोकस करे जो वो कर रहा है, तो शायद चीज़ें खुद ब खुद बेहतर हो जाएं। कम से कम बदतर तो नहीं होंगी, बदतर नहीं है, एटलीस्ट उम्मीद ये है। बहरहाल एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। कॉलर्स डे है, कराची से हैं इमरान खान साहब। जी भाई। हेलो इमरान खान साहब। जी सर। जी खान साहब। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई। सर अगर आप जी आवाज़ आ रही है सर? जी आवाज़ आ रही है। अगर आप टीवी साथ देख रहे हैं तो उसको बंद कर दें, डिले हो जाती है, फिर बात नहीं कर सकेंगे आप। हेलो जी आ रही है आपकी आवाज़, आप फरमाइए। अच्छा सर, मैंने तकरीबन 2018 से आप लोग से राब्ते में हूँ, और मेरा मसला अभी जूं का तूं अटका हुआ है। मैंने आप लोगों से 2018 में बात की थी कि श्रीलंका में जो कैदी हैं उन लोगों ने हड़ताल की थी। उस वक्त भी मैंने आपसे बताया था कि इंटरिम मिनिस्ट्री ने साफ जवाब दे दिया था कि हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। अभी भी उनका सारा फाइनल हुआ है। श्रीलंका से मुझे लेटर मिला 7 मार्च को, जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पे दिखाया कि हमारी हुकूमत ने, गवर्नमेंट ने सारा काम कर दिया है, कागजी कार्रवाई कंप्लीट हो गई है, उनके फिंगरप्रिंट आ गए हैं, मेडिकल हो गया है, तस्वीरें आ गए, नादरत से तमाम बंदों की वेरिफिकेशन हो गई है। तो लेकिन अब 9 जुलाई उसके बाद ही इंटरव्यू मिनिस्ट्री हमें घुमाता रहा कि जी वो जहाज का मसला है और टिकट का मसला है, ये है और वो है। इस तरह घुमा फिरा के उन्होंने पूरा हमें ये साल निकाल दिया। अब एंड में आके रमजान में कहने हाँ जी सब हो गया है, जहाज का हो गया है। अच्छा भाई कब तक होगा? फिर उन्होंने कहा कि जी ये रजिस्ट्रेशन वालों को हमने लिखा है, वो हमें अकाउंट नंबर देंगे तो हम ट्रांसफर कर देंगे पैसे। और अब 9 जुलाई को असगर गोडिल है कोई, उन्होंने कहा नहीं जी इसके ऊपर कोई वर्क नहीं हुआ है और ना श्रीलंका से कोई बंदा आया है ना कोई आएगा। लिहाजा अब हमें ये बताया जाए कि ये गवर्नमेंट से जो लेटर मुझे आया श्रीलंका कोलंबो से, तो ये झूठ है, ये क्या है? बराए मेहरबानी हमारी आवाज़। जी बिल्कुल बिल्कुल इमरान भाई मैं इसमें चेक कर लेता हूँ, क्योंकि फॉरेन मिनिस्ट्री गालिबन इसको डील करती है। मैं फॉरेन मिनिस्ट्री का जो डेस्क है साउथ एशिया का, उनके नॉलेज में ये होगा, क्योंकि ठीक है इंटीरियर मिनिस्ट्री जो लॉजिस्टिक्स वगैरह शायद कर रही हो, लेकिन जो डील कर रही है श्रीलंका से वो फॉरेन मिनिस्ट्री होती है। तो मैं ये चेक करके हम इसका फॉलो अप करेंगे नेक्स्ट वीक होपफुली। मोहम्मद सलीम साहब हैं रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम सलीम साहब। पिंडी से। जी सर बहुत शुक्रिया। अरे जो आपने 12 जुलाई को कमिटमेंट की थी अपने प्रोग्राम में नेशनल बैंक के हवाले से कि आप जो वकील कौन है, मैंने कहा सलमान रकम राजा साहब, तो आपने कहा था कि हम उनको नेक्स्ट प्रोग्राम में ले लेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। तो सर पहली बात तो ये कि बात भूल ना जाऊं, आपके लिए 2 मैसेज हैं सर। एक तो मेरे बॉस रहे हैं मोहम्मद असलम चिश्ती साहब, जो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान मुजफ्फराबाद के ऑडिट चीफ रहे हैं। शिकागो से उन्होंने मुझे कई दफा पैगाम भेजा, लेकिन वो मैं आप तक पहुंचा नहीं सका, टाइम थोड़ा होता था। उन्होंने कहा कि सलीम साहब मेरी तरफ से ये तीनों भाई जो बैठे हुए हैं इनका इतना शुक्रिया अदा करना, इतना शुक्रिया अदा करना कि बस मैं आपको बता नहीं सकता। और वो कर दे, आप बिल्कुल परेशान न हो, हमारी इतनी दुआएं आपके साथ इस उम्र में कि आप सोच भी नहीं सकते कि किसी ने इतनी दुआएं दी होंगी आपको सर। बड़ी मेहरबानी सलीम भाई। हम ये अगर साहब ये छोटे ये बड़े करीबी रिश्तेदार भी हैं उनके। और दूसरी सर बात ये है, पीटीवी के डायरेक्टर होते थे अजहर लोधी साहब, उनके बड़े भाई हैं अपना इकबाल लोधी साहब, जो गोजरा में रहते हैं, 85 साल की उम्र है। जब मैं कॉल करता हूँ तो अगले दिन वो आपका प्रोग्राम देखते हैं और यकीन करें कि वो दुआओं का खजाना और वो कहते हैं पंजाबी में कि सलीम साहब साढ़े ना जो हो तो हो, लेकिन अल्लाह पाक इन्होंने नाल बड़ा चंगा करुआ। एक कमाल लोग ने यार, किस तरह के लोग ने
और बाकी चैनल वालों को शर्म नहीं आ रही, कोई गैरत नहीं आ रही कि यार कोई ऐसी भी इस तरह का प्रोग्राम कर लेंगे। तो बस मैंने ये बात भी कहनी थी। और दूसरी बात यह है सर कि जिस दिन मैंने 12 जुलाई के आपके प्रोग्राम में कॉल की थी, जी जी, तो उसके 13 जुलाई को सुबह 6:40 में मुझे एक मैसेज आया कि रहीम यार खान से राना मुनीर साहब की डेथ हो गई है। तो फिर उसके बाद 15 जुलाई को फिर मुझे एक रहीम यार खान से मैसेज आया कि चौधरी मुनीर ज़ियाद साहब की ABP की डेथ हो गई है। ओहो, फिर अभी आप देखें ना सर ये क्या हमारे साथ हो रहा है। सलीम भाई, हम फर्दर भी इसको फॉलो अप कर रहे हैं, किसी ने हमसे रब्ता भी किया है। आप अगर नंबर अपना दे दीजिएगा तो मैं आपका नंबर वहाँ दे दूंगा, और जो है आपको वहीं से कॉल आ जाएगी, फॉलो अप आ जाएगा, क्योंकि बहरहाल कुछ ना कुछ कहीं पे ये चीज़ नोटिस हुई है और इंशाल्लाह हम तो दुआगो हैं ही, लेकिन जाहिर है हम आप तो एक एफ़र्ट कर सकते हैं, जिन्होंने करना है शायद वो जो है अब इस तरफ मुतवज्जो हो रहे हैं और हो गए हैं बल्कि। तो इंशाल्लाह देखिए आपका मसला जल्द हल कराने की हम भी कोशिश करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम साहब, दुआओं में याद रखिए। खालिद महमूद हैं कराची से। खालिद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी भाई, वालेकुम अस्सलाम। खालिद महमूद बात कर रहा हूँ। 3-4 हफ्ते पुरानी बात करना चाह रहा था जी। एक सवाल किया गया था अपने प्रोग्राम में जी, तो उसके बाद से मैं मुसलसल ट्राई करता रहा लेकिन बात नहीं हो पाई, लगा नहीं कनेक्शन जी। तो सवाल ये किया गया था कि अगर हम कोई किसी ने कहा था कि अगर हम अपनी वोट बंद कर दें तो हमारा जो खजाना बाहर जाता है वो बच जाएगा। तो आप ही ने जवाब दिया था और बिल्कुल सही जवाब दिया था कि टेक्निकली ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर दूसरे मुल्कों के साथ जो लेन देन के ताल्लुकात होते हैं, ज़ाहिर आप उन चीज़ों को बंद नहीं कर सकते। लेकिन सर एक आइटम ऐसा है कि अगर आप लोग चाहें या हमारी गवर्नमेंट चाहे तो वो बंद कर सकती है, और उसमें मुख्तलिफ चीज़ें आती हैं और वो आप चाहें तो ये पॉसिबल भी है, क्योंकि और वो चीज़ है यूजेबल आइटम, या आप जिसको स्क्रैप कहते हैं, या मतलब जैसे फर्ज करें जो कंप्यूटराइज आइटम है, कंप्यूटर जिसमें आ जाए, मतलब अंदाज़ा लगा लेंगे कंप्यूटर की जो हार्ड डिस्क से लेके उसकी पावर केबल तक जी जी, वो भी स्क्रैप में आती है और वो यहाँ बिक्री होती है और बहुत ही सस्ते दामों बिक्री होती है। अच्छा, उसका नुकसान क्या होता है कि जो हमारा मुल्क के अंदर कोई बनाने वाला है तो वो डिस्करेज होता है उसकी वजह से, क्योंकि ना वो क्वालिटी बना सकता है, जबकि वो पुराने जो दूसरे मुल्कों में वो चीज़ें बना के उसको इस्तेमाल करने के बाद हमारे मुल्कों में बदले स्क्रैप के रेट पे भेज दी जाती है। अच्छा, इसी तरह इससे ये आइटम नहीं है, आप इसमें प्रिंटर ले लें, इसमें फोटोकॉपी की मशीनें, मतलब कोई आइटम ऐसा जो आपके जहन में आए वो आप स्क्रैप में और वजन के हिसाब से आ रहा होता है। और उसमें बहुत दफ़ा ऐसा भी हो रहा होता है कि हमारे जो इम्पोर्टर मंगवाने वाले हैं वो स्क्रैप दिखते हैं लेकिन उसके अंदर नई नई चीज़ें भी आती हैं और वो ड्यूटी से बच के सिर्फ स्क्रैप के रेट पे जो मतलब स्क्रैप के ऊपर जो टैक्स लगता है जी, और उसकी आड़ में और वो चीज़ मंगाई जाती है। इससे सबसे नुकसान ये होता है कि जो टैक्स के ऊपर पूरा टैक्स नहीं दिया जाता है। तो अगर हमारी गवर्नमेंट चाहे तो इसमें बिल्कुल इसको बैन कर सकती है, इस चीज़ को कि जी यूजेबल आइटम या सेकेंड हैंड आइटम हमारे मुल्क में अलाउ नहीं है। तो ये मेरा ख्याल है कि ये कानून के अंदर होगा, क्योंकि मेरा जिस काम से ताल्लुक है, एक दफ़ा ऐसा हुआ कि जैसे हमारा जो आप समझते हैं कि जो कैनवस होता है, जो लकड़ी के ऊपर एक कैनवस कपड़ा चढ़ाया हुआ होता है, तो कोई साहब यहाँ से कुछ कैनवस दे के और अमेरिका गए, तो वहाँ पे जाके उनको कहा गया कि जी ये लकड़ी तो आप हमारे मुल्क में नहीं ला सकते। तो वहाँ एयरपोर्ट के ऊपर उनको कहा गया कि आप इसको खोलें, मतलब जो कैनवस के जो क्या कहते हैं ऊपर जो काम हुआ हुआ आप वो ले जा सकते हैं, लेकिन लकड़ी को आप यहीं फेंक दें, वो हम पहले उसको जलाएं या कुछ भी करें। कहने का मकसद ये है कि बहुत से रूल ऐसे हैं जो हम लोग चाहें तो उसके मद में इस चीज़ को हम रोक सकते हैं। तो इसकी वजह से मतलब हद दर्जे जो है वो नुकसान हो रहा है। ठीक है सर, सही, आई थिंक वैलिड पॉइंट है, सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं। जाहिर है कि मतलब ये जो नई चीज़ें आती हैं इस स्क्रैप की आड़ में, बिल्कुल ये सही कह रहे हैं, लेकिन वो जाहिर है फिर वो सब मिले हुए होते हैं वहाँ पर, कस्टम्स वाले भी सारा वो तो रूल्स एंड रेगुलेशंस और मुझे तो यार चॉकलेट और सूखे दूध का बड़ा दुख है। कहीं भी आप किसी भी स्टोर पे चले जाएं जो अपने आप को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का स्टोर कहता है, मजाल है जो 6 महीने की एक्सपायरी डेट से ऊपर की चॉकलेट वहाँ मौजूद हो, वो उठाते हैं 1/4 या 1/10 प्राइस पे दुबई से या दूसरी मार्केटों से, और यहाँ हमसे फुल प्राइस लेते हैं। ये चीज़ कोई रोकने वाला नहीं, कोई रोकने वाला। एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। हमारे अगले कॉलर हैं सैयद तारिक हबीब साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप तीनों दोस्तों को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आज मैं आपको दो ऐसे इशूज जो जनरल पब्लिक के हैं, पहला इशू हमारा PCHS ब्लॉक 2 का है। ये अगर आप जहन में लाएं, जहाँ आमिर लियाकत साहब खुदादात कॉलोनी में और PCHS का जो संगम है, यानी दो बाउंड्रियां मिलती हैं, वहाँ एक राउंड अबाउट होता था जिसको चंद साल पहले खत्म करके एक सिग्नल लगा दिया गया है। और वहाँ उल्टे हाथ पे एक पंचर की दुकान है जो कराची में हाईएस्ट, अगर आप कोर कमांडर ऑफिस में भी कहीं पे दरखास्त दें तो वो भी नहीं हटा सकते। आप हजरात से पूछना है कि सर एक बार आप अपना कैमरा लेकर इस जगह के कंजेशन को देखिए कि एक ये और इससे कोई 100 कदम पीछे एक हसन रही के नाम से एक ईटिंग हाउस खुल गया है। बेहंगम ट्रैफिक, शाम को जो नर्सरी से लोग आ रहे हैं वो रुकना ही नहीं चाहते, और सामने से अगर आप सोसाइटी में आ रहे हो तो आ नहीं सकते क्योंकि पंचर की दुकान है। ना वो किसी सिविल इदारे के हाथ में है, ना वो पुलिस के हाथ में है, ना वो किसी फौज के में, वो बैठा हुआ है और उसकी वजह से खूब कंजेशन हो रही है। तो सर आप तीनों कराची आइट्स हैं, अगर ध्यान में रखें कि ये जो सोसाइटी ऑफिस के पास जो ये बेहंगम, वैसे तो पूरी कराची माशाल्लाह से इसमें भरी हुई है। ठीक है बॉस, हम इसको चेक करते हैं। अली खान है इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी भाई। सर पूछना ये चाह रहा हूँ, बल्कि आप लोग सुनते आ रहे हैं, थोड़ा सा अगर ऊंचा बोल सकते हैं, काम बहुत कम आ जी प्लीज। जी फरमाइए। मैंने कहा बताना ये चाह रहा था कि आप लोगों को पता होगा कि आजकल जो है हर जगह पे FBR का सुनने को मिलता है। जी जी जी। हर किसी के जुबान पे FBR ही है, लेकिन आप में से किसी ने भी ये चीज आइडेंटिफाई नहीं की है कि FBR में कुछ एम्प्लॉयज भी होते हैं, वो किस किस लेवल के होते हैं। जी जी। जितने भी एम्प्लॉयज है जो लीडिंग करते हैं वो सारे CSPs हैं, और बाकी जितने भी हैं इंस्पेक्टर्स और ऑडिटर्स वगैरह जो है वो थ्रू FPSC रिक्रूट होते हैं, लेकिन उनकी कोई हैसियत नहीं होती। आपको शायद ये पता होगा कि उनके लिए सर्विस स्ट्रक्चर अवेलेबल ही नहीं है। रिसेंटली इन 2018 कोई 422 इंस्पेक्टर्स अपॉइंट हुए थे और दे आर हाईली क्वालिफाइड एंड आई एम वन ऑफ देम। ओके। मतलब मैं जितने भी देखता हूँ सारे के सारे MS क्वालिफाइड है। कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट के 2 पेपर किसी के रहते हैं, कोई ACCA किसी ने किया हुआ है, किसी ने ACM में किया हुआ है, लेकिन उनको जो ऑफिसर्स हैं, जो असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, जो कि सेम एक ही रैंक में थोड़ा सा डिफरेंस होगा, वो इतना ऐसा ट्रीट कर रहे हैं, दे आर ट्रीटिंग वर्स देन क्लर्क, कि इस तरह ट्रीट किया जा रहा है। उनके लिए कोई सर्विस स्ट्रक्चर ही नहीं है। तो आप लोग FBR से बहुत सारी एक्सपेक्टेशन रखी जाती है। हम खुद चाहते हैं, हम जितने भी नए बंदे हैं, इस्लामाबाद में कोई 40 बंदे 42 to 45 जो है सिर्फ RTO इस्लामाबाद में इन्होंने अपॉइंट किए हैं। इसी तरह LTU में अलग से हैं, इसी तरह RTO पिंडी में अलग से है, और इसी तरह BTB में है, और बहुत सारे यूनिट्स है जो कि FBR के अंडर काम करते हैं। बताना ये चाह रहा हूँ कि मैंने ये चीज़ काफ़ी लोगों को बताने की कोशिश की है। आई हैव ट्राइड टू कंटेक्ट मिस्टर असद उमर। मैंने बड़ी कोशिश की उनसे मिल सकूं। वो अवामी नुमाइंदे बनते हैं, लेकिन उनसे मुलाकात करना बड़ी मुश्किल है। हालांकि मैं खुद उनके जो हल्कन है, मेरी रिहाइश भी वहीं पे है। बड़ी कोशिश की मैं मिल सकूं, नहीं मिल सका। हमाद अजहर से मिलने की कोशिश की, नहीं मिल सका। FBR का जो चेयरमैन हमारे अपनी कम्युनिटी का, जो ACCA ये कम्युनिटी का बंदा है, मैं खुद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं मिलने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं मिल सकता। तो मैं आप लोगों से मैंने कोशिश की थ्रू सोशल मीडिया, आप लोगों की कांटेक्ट नंबर जानने की कोशिश की, लेकिन मैं आप लोगों से भी कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था। काफ़ी कोशिश के बावजूद मैंने कोशिश की, डिप्टी स्पीकर साहब से मिलने की कोशिश की, वो भी थोड़े बिजी थे। उन्होंने एक आध दफ़ा टाइम दिया, लेकिन जब मैं पहुंचा उनसे मिलने, लेकिन उनसे भी मुलाकात नहीं हो सकी, वो किसी मीटिंग के लिए निकल गए थे। अच्छा। ये पॉइंट मैं रेज करना चाह रहा हूँ कि हम वी वांट टू वर्क फॉर पाकिस्तान करना चाह रहे हैं, और हम एक स्किल्स भी है। ऑलमोस्ट एवरीवन इज मोर क्वालिफाइड देन दैट CSP। वो CSP करके आ जाते हैं सिर्फ इंग्लिश की, जो कि अच्छा होते क्या है उनकी क्वालिफिकेशन, दे आर आइदर मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर, जिनका टैक्स के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है, उनको अपॉइंट किया जाता है, या तो फिर वो फिजिक्स में मास्टर्स करके आ जाते हैं, या तो फिर ऐसी कोई डॉक्टर बन के आके टैक्स समझ कर रहे होते हैं। तो मैं आप लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है
कि आप हमारा जो मुद्दा है 422 प्लस, देयर आर ऑलमोस्ट 1300 इंस्पेक्टर्स करंटली वर्किंग इन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। ओके, लेकिन उनके लिए कुछ ऐसे हैं जो कि 90s में इंस्पेक्टर बने हैं, दे आर स्टिल इंस्पेक्टर। अच्छा, उनको फिर जब प्रमोशन दी जाती है उनको फिर 16 से 16 ही प्रमोट किया जाता है, मतलब इंस्पेक्टर से वो IRO बन जाते हैं, इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर बन जाते हैं। ठीक है, मतलब कि पूरे सर्विस स्ट्रक्चर में मसला है। हाँ, तो अली भाई ऐसा है कि हम इसको देख लेते हैं और हमारे जो 2-3 नुमाइंदे हैं खासे बेहतर हैं, चीज़ों को समझते भी हैं, तो हम उनसे भी बात करके और किसी उसमें वो उठा देते हैं ये मसला, इसलिए भी कि FPR इस वक्त बिल्कुल फोकस में है और उससे एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि वो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा रेवेन्यू कलेक्शन करेगा। अगर विद इन देयर ओन स्ट्रक्चर जो है ऑफिसर्स जो है सिक्योर नहीं हैं या उनको वो मराहत हासिल नहीं है, कैपेबिलिटी पर जाहिर सी बात है तो फिर जाहिर है कि इसको एग्जामिन करना चाहिए, प्रॉब्लम होगी। थैंक यू फॉर हाईलाइटिंग दिस, ये मेरी नॉलेज में भी नहीं था। नहीं, बिल्कुल पहली बार सुन रहा हूँ। नेक्स्ट कॉलर हमारे मिसेस आसिफ कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। जी, कराची से मैं मिसेस आसिफ बोल रही हूँ। फरमाइए जी। अच्छा, मुझे कहना ये था कि मुझे एक मुगालता था कि ये बहरिया जो टाउन है, बहरिया है, इसका नाम जो है वो कैसे इनको इजाज़त दी गई कि वो एक मुल्क की नेवी का नाम जो है अपनी पब्लिसिटी के लिए इस्तेमाल करें, और इसके ऊपर किसी ने कोई एतराज़ क्यों नहीं उठाया? क्योंकि ये तो आम लोग ये समझते हैं कि इसका नेवी से कोई ताल्लुक है। तो अगर कम अज़ कम वो ये नाम इस्तेमाल कर रहे थे तो उसको आगे प्राइवेट लिमिटेड लिखना चाहिए था या कुछ ऐसा करना चाहिए था कि आम पब्लिक ये समझ जाए कि इसका नेवी से कोई ताल्लुक नहीं। जी जी, देखिए ये मसला जब इस्लामाबाद में आया था तो तभी उठ गया था, नेवी ने खुद भी एतराज़ किया था। फिर मलिक रियाज साहब ने एक नया वो ढूंढा, उन्होंने रिटायर्ड जो है फोर्सेस के ऑफिसर्स भर्ती करने शुरू कर दिए। इसमें काफ़ी तरीके उन्होंने किसी अदालत को ये एश्योरेंस भी दी थी कि एक स्पेसिफिक मुद्दत के दौरान वो इसका नाम तब्दील कर देंगे। कुछ ऐसा हुआ था, मुझे मैंने वो इस्लामाबाद के कोर्ट्स में बहुत से ऐसी चीज़ें पेंडिंग पड़ी हुई, क्योंकि नेवी ने खुद एतराज़ किया था और उन्होंने कहा था कि भाई आप ये इस्तेमाल, लेकिन जाहिर है क्योंकि मलिक रियाज साहब एक प्रॉपर्टी टाइकून हैं तो somehow he got away with it। लेकिन ये बात उठी थी, मुझे बिल्कुल, लेकिन ये कि हम फॉलो अप कर लेंगे इसका कि क्या अभी केसेस तो आपको पता है बेशुमार पेंडिंग में है, लेकिन ये केस में मैं रीचेक कर लूँगा। तो जनाब आज के लिए तो इतना ही। कल हमारा बहुत एक्साइटिंग शो है, कुछ टेक्नोलॉजी के ऊपर, कुछ जो है एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत ही एक्साइटिंग पर्सनालिटीज़ को इंटरव्यू किया है। तो कल दोबारा हाजिर होंगे, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।